ओके, हेलो एवरीवन, आई एम अमित सिंह, मैथ्स फैकल्टी। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है जो मैंने नीट और एम्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, नीट का और एम्स का, और जो पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और साथ में पीसीएम के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि अभी तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला देखा। अब ट्रिगोनोमेट्री के हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पे सम क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर। एक सर्कुलर आर्क है, उसका लेंथ है पाई सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर। एक आर्क है, उसका लेंथ है, आर्क का लेंथ कितना दिया हुआ है, पाई, और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा। एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मतलब आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क दिया है पाई सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि फाइंड थीटा, थीटा का वैल्यू फाइंड करिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर में इससे हम थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पाई सेंटीमीटर, तो यहां हम लिख देंगे पाई। उसके बाद फिर आर कितना दिया हुआ है, 12, तो यहां लिख देंगे 12। तो मतलब हमारा एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू पाई बाई 12। तो पाई के टर्म्स में है तो ये रेडियन में है, पाई के टर्म्स में है तो ये क्या हो गया, रेडियन में है। ठीक है, एल दिया था पाई सेंटीमीटर, आर दिया था 12 सेंटीमीटर, तो पाई अपॉन 12 हो गया। तो यदि पूछेगा कि रेडियन में बताइए, थीटा का वैल्यू जो है रेडियन में पूछेगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। और यदि बोलेगा कि डिग्री में बताइए तो हम क्या करेंगे, हम इसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 12 से 15 बार में कैंसिल होगा। मतलब कि हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। मतलब कि हमारा थीटा आ गया है 15 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर हम लोग यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एट 5 o'clock एक्सप्रेस द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड इन रेडियन। मतलब कि जब 5 o'clock होता है, ये 12 है और ये 5 है, 5 o'clock पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना होता है वो हमें बताना है। ये थीटा जो बन रहा है ये बताना है कितना होता है, और किसमें बताना है, रेडियन में। अच्छा, ये पूरा हम ऐसे गोल गोल घूम जाएंगे तो कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब कि 60 मिनट में एंगल कितना होता है, 60 मिनट्स में एंगल होता है हमारा 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में 360 होता है, तो 1 मिनट में हो जाएगा 360 अपॉन 60, मतलब कि 6 डिग्री। 60 मिनट्स में होता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में हमारा एंगल हो जाएगा 6 डिग्री। अब देखिए 5 तक गया है ना, ये 5 तक गया है, मतलब कि कितना होगा, 25 मिनट। तो 5 तक ये गया है, इसका मतलब कि 25 मिनट हो गया। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, 60 मिनट्स में 360 डिग्री हो जाता है। ये कितना रोटेट करता है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 360 अपॉन 60, मतलब कि 6 डिग्री। 5 तक जाते जाते कितना मिनट हो गया, 25 मिनट्स। तो 25 मिनट्स में कितना होगा, 25 मिनट्स में हो जाएगा 25 मिनट्स में हो जाएगा 25 इंटू 6। इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 25 मिनट में कितना हो जाएगा, 25 मिनट में हो जाएगा 25 इंटू 6 डिग्री। मतलब कि एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि रेडियन में बताइए। डिग्री में तो हमारा पूछता तो ये आंसर हो जाता, रेडियन में बताना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। अब इसे काटेंगे हम, 0, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, मतलब कि आगे हमारा 5 पाई अपॉन 6। फिर से समझा दे रहा हूँ। जब हमारी घड़ी में 5 बजते हैं तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना होता है, रेडियन में बताना था। 60 मिनट्स में 360 डिग्री रोटेट करता है मिनट हैंड।
तो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा, 360/60 मतलब 6 डिग्री। और 25 मिनट्स में कितना रोटेट करेगा, तो 6 डिग्री को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है 150 डिग्री। अब 150 डिग्री आया था, ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन हमसे कहा गया था कि एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट करके बताइएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो भी हमारा आएगा 5π/6 जो भी आ रहा है इतना रेडियन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऊपर सी लिखा मतलब रेडियन है, और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फिजिक्स में हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। उसमें सबसे पहला चीज़ है, इफ़ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, मतलब कि एंगल जो है वो बहुत छोटा है, मतलब कि 5 डिग्री से भी छोटा, 4 डिग्री से भी छोटा, मतलब कि लगभग 5 डिग्री से छोटा एंगल है। तो यदि एंगल बहुत ही स्मॉल है तो क्या होता है, इफ़ एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है थीटा। इफ़ एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, थीटा। मतलब कि साइन 1 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 1 डिग्री इक्वल टू 1 नहीं होगा, इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। साइन 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 1 × π/180, मतलब कि ये हो जाएगा π/180। अब उसमें पाई की जगह 22/7 पुट करके जोड़ घटाव करके निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यदि एंगल बहुत स्मॉल है तो कॉस थीटा क्या होता है, अच्छा कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, नियरली इक्वल टू 1 हो जाता है। थीटा बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा, और थीटा बहुत ही छोटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा, और थीटा बहुत ही छोटा है तो टेन थीटा इक्वल टू भी थीटा ही होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, थीटा। मतलब कि टेन 2 डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, टेन 2 × π/180। तो 2 से ये 90, 290 जा 180 तो π/90, तो टेन 2 डिग्री का वैल्यू होगा π/90। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा यदि थीटा बहुत स्मॉल है तो, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमें फाइंड करना है। टेन माइनस 60, तो मैंने क्या सिखाया था, टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10/60 इक्वल टू टेन 60 कितना होता है, √3, तो -√3 इसका आंसर हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, cos -30, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो cos -30 तो cos 30 हो जाएगा। ठीक है, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, बात खत्म। साइन 120, अब 120 को हम 90 प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखेंगे, तो 120 क्या होगा, 90 + 30, 120 क्या होगा, 90 + 30, तो ये हो जाएगा इक्वल टू साइन ऑफ 90 + 30। अच्छा, साइन 90 + थीटा क्या होता है, साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा। ये सब मैंने पढ़ा दिया फॉर्मूला बार बार चेक करते रहे। साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो इसका वैल्यू आ गया √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 300, जब 300 देगा तो हम क्या करेंगे, हम 360 प्लस या माइनस समथिंग लिखेंगे। तो 300 को क्या लिख सकते हैं, 360 - 60, तो इसे हम लिखेंगे इक्वल टू साइन ऑफ 360 - 60। अच्छा, 360 जब रहता है तो चेंज तो होता नहीं है, ठीक है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, बस आगे प्लस माइनस देखना होगा। तो ये जा रहा है एंगल किस में जा रहा है, 360 - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 360 - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसके आगे लग जाएगा माइनस का साइन। तो साइन 360 - थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60 आ गया, और साइन 60 का वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2 होता है। फिर यहाँ पे 120 है, तो इसे क्या करेंगे हम, cos 120 को लिखेंगे cos 90 + 30, और cos 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, वो यहाँ पुट कर देंगे तो -½ हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है साइन 135, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 135, तो साइन 135 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया।
135 को फिर 90 प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 45, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 45, तो इक्वल टू हो गया हमारा कॉस 45, और कॉस 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 45 क्या होता है 1/√2 होता है, तो ये भी हो गया। अब उसी तरह यहाँ मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया, जैसे 150 देगा तो उसे हम लिखेंगे cos 150 क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 60 क्या होता है 150, तो ये हो गया cos 90 प्लस 60, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो हो गया माइनस √3/2। तो वीडियो को ये सब जो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन मैंने समझाया आप बार बार देख लें, 3-4 बार देख लें, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। अब 270 रहेगा तो क्या करेंगे, साइन 270, दो तरीका है लेकिन एक ही तरीका बताता हूँ, दो नहीं 3 तरीका है लेकिन एक ही बताता हूँ, एक से ही काम हो जाएगा। 270 को क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 90, अब 180 पे तो चेंज तो होता नहीं है, बस आगे प्लस माइनस लगेगा, लेकिन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, आगे प्लस माइनस देखा जाएगा। तो साइन 180 प्लस 90 हो गया 270। अच्छा, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो क्या होता है 180 पे साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा -1। और इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इसे भी इसी तरीके से हमने सॉल्व किया। 270 को लिख दिया हमने 180 प्लस 90, कॉस 180 प्लस 90 क्या होगा माइनस कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर 0 आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते, ऐसे ऐसे तरह के क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे पूरे फिजिक्स में। जो पीसीएम पीसीबी या मेडिकल जो भी तैयारी कर रहे हैं हर एक स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स में आते रहेंगे, तो आप ये क्वेश्चन बार बार देख ले वीडियो चला के, ताकि आपको दिक्कत फर्दर ना हो। आगे बढ़ते हैं हम डिफ्रेंसिएशन की तरफ। ओके, तो अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन तो है बहुत ही ईजी टॉपिक, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है कि बिना पढ़े ही सारा काम हो जाए, तो पढ़ना तो पड़ेगा, अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चंस का, ठीक है, इतना भी ईजी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि डिफ्रेंसिएशन आखिर होता क्या है, ये जो dy/dx हम लोग जो करते हैं, या dy/dx ऑफ y जो हम लोग लिखते हैं, ये आखिर होता क्या है, ठीक है। सपोज करिए कि हमारे पास एक फंक्शन है y = f(x), ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है y = f(x), उसका ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसे करके जो जा रहा है, ये y = f(x) का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। y जो है f(x) है, मतलब y x का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मान लिया कि x का वैल्यू डेल्टा x इंक्रीज किया है, x का वैल्यू क्या हुआ, पहले यहाँ था, अब x क्या है यहाँ पहुँच गया, मतलब x का वैल्यू में डेल्टा x का चेंज आया, डेल्टा x इंक्रीज कर गया, और x डेल्टा x इंक्रीज किया है तो y भी डेल्टा y इंक्रीज कर गया है। समझ में आ रहा है, y = f(x) फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, y = f(x) एक फंक्शन है, यदि x में डेल्टा x इंक्रीज हुआ तो y में डेल्टा y इंक्रीज हो गया, तो क्या होता है then the ratio delta y by delta x is called as average rate of change, the ratio delta y by delta x is called as average rate of change। इस इन वर्ड्स को याद रखिएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब मान लीजिए कि डेल्टा x जो है, ठीक है, अच्छा, और साथ में ये क्या होता है, ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x से क्या होता है, फिगर में देखिए आप, ये पॉइंट पहले x था इतना, और x जब बढ़ा तो y यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो डेल्टा, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये कर्व है हमारा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसे लाइन को हम लोग कहते हैं सेकेंट, ऐसे लाइन को क्या कहते हैं सेकेंट। तो ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x है, ये क्या देता है, ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x है वो इसका स्लोप देता है, इस सेकंड का स्लोप देता है, मतलब कि ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x है ना, इस सेकंड का क्या है स्लोप देता है। यहाँ जो मैंने बताया आपको कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, वो भी बात सही है, और साथ में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ इसका, ये इस सेकंड का स्लोप देता है,
ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा एक्स को हम छोटा करते जाएंगे। मतलब जो डेल्टा एक्स था ना, मान लीजिए शुरुआत में हमने इंक्रीज लिया था, इंक्रीज इन डेल्टा एक्स 5 ले लिया था, उसको 5 से 1 कर दिया, 1 से 0.5 कर दिया, तो डेल्टा एक्स हमने 0.5 कर दिया, उसके बाद फिर 0.1 कर दिया, उसके बाद फिर 0.01 कर दिया, उसके बाद फिर 0.001। मतलब कि डेल्टा एक्स का वैल्यू हम एकदम कम करते जाएंगे, ठीक है ना। हम डेल्टा एक्स का वैल्यू एकदम कम करते जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू हम एकदम कम करते जाएंगे, तो ये जो सीकेंट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो सीकेंट है एकदम टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि यदि हम डेल्टा एक्स को एकदम स्मॉल कर देंगे तो सीकेंट जो है मतलब एकदम छोटा कर दिया, तो डेल्टा एकदम छोटे 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 छोटे, तो ये क्या होगा, पहले डेल्टा एक्स छोटा किया तो ये इधर थोड़ा इधर और शिफ्ट हुआ, फिर और इधर शिफ्ट होगा, सीकेंट इधर धीरे धीरे करके कर्व की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। और डेल्टा एक्स को बहुत स्मॉल कर देंगे तो क्या होगा, ये सीकेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट। मतलब हमें एक टेंजेंट मिल जाएगा। हमने क्या किया, डेल्टा एक्स को वेरी वेरी स्मॉल कर दिया, ठीक है, तो हमारा सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा, मतलब हमें मिल जाएगा एक टेंजेंट। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में हम यदि डेल्टा एक्स को लगभग टेंड्स टू 0 कर दें, मतलब लगभग 0 के बराबर नहीं करना, लगभग 0 के आसपास में ले आए, ठीक है, 0 से एकदम थोड़ा सा बड़ा नंबर, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स। तो ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था, पहले डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो था उसमें हमने क्या किया, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दिया, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स। और ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमें देता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब ये हो गया, ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x देता है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे कितना क्या रेट ऑफ चेंज था ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमें एवरेज दे रहा था, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमें दे रहा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं, क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है डिफरेंशिएशन के, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंशिएशन अभी हमने सीखा कि आखिर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने थ्योरी समझ लिया, dy बाई डी एक्स क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। और क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इस तरह का चीज़ हम यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे वहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। अच्छा, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तो कांस्टेंट का भी चेंज हो सकता है क्या, नहीं, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो सारा फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x टू द पावर n है, तो इसका होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। मतलब कि x टू द पावर 10 है, तो पावर से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में कम हो जाता है। तो x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x टू द पावर 9। पावर से मल्टीप्लाई कर दो, पावर में घटा दो, ये होता है। अब dy बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एक फंक्शन है, तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं, और जो बाकी जो बचा फंक्शन है जो भी है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। कांस्टेंट जो है बाहर हो जाता है डिफरेंशिएशन से, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और कांस्टेंट के साथ कुछ फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन। अच्छा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। cos x का माइनस sin x होता है, माइनस साइन लेना नहीं भूलना है, ठीक है। a टू द पावर x का a टू द पावर x log a बेस e, सारा फॉर्मूला याद कर लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। log x बेस e, जिसको हम ln x भी कहते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका ln x का होता है 1/x, ठीक है।
अच्छा, लेकिन यहाँ पे बेस ई है, ln log x बेस ई है तो 1/x होगा डिफ्रेंसिएशन। लेकिन यदि बेस में ई नहीं है, ई की जगह कुछ और है, तो क्या होगा? होगा तो 1/x और साथ में log e बेस में आ जाएगा a, log e बेस में क्या आ जाएगा a। तो ये सब फॉर्मूला है और 8-10-12 फॉर्मूला और है, लेकिन मेडिकल में और फिजिक्स पढ़ने के लिए उन सब फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। फिर इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो कुछ और फॉर्मूला वहाँ भी देखेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन में भी दिक्कत होगा। ठीक है। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री भी आना चाहिए ढंग से, नहीं तो इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, जो भी आना चाहिए वो मैं सिखा दूंगा। अब यहाँ पे कुछ रूल हैं। पहला है प्रोडक्ट रूल, मतलब कि एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन। जैसे बोलेगा कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या होगा। मतलब वन फंक्शन मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन। ऐसे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। क्या है? d/dx ऑफ u इंटू भी, मतलब एक u है और एक v है, तो क्या होगा? पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, तो पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू दूसरा फंक्शन ज्यों का त्यों, प्लस पहला वाला फंक्शन को वैसे रख देंगे इंटू दूसरा वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? हमारे पास दो फंक्शन है u और v, तो क्या होता है? पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा वाला फंक्शन प्लस पहला वाला फंक्शन इंटू दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे और भी इस बारे में बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल में। अब मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन है कोसेंट में, मतलब कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स की जगह है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में। तो यहाँ पे लगता है कोसेंट रूल। न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो u है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो v है। तो क्या होता है? u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो पहले हम लोग न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालते हैं, उसमें v मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं और उसमें u मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन v स्क्वायर, जो फंक्शन है उसी का स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो u अपॉन v का डेरिवेटिव होता है u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। अभी इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है? dy/dx इक्वल टू dy/du इंटू du/dz इंटू dz/du। तो इसे बस देख लो और 3-4 बार देख के कुछ कुछ सोचो क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये बढ़िया से समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस जो हैं वो अगले लेक्चर में होंगे और कुछ क्वेश्चंस और करके हम फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड dy/dx, y इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy/dx क्या होगा? ठीक है, मैंने क्या बताया था? पावर से मल्टीप्लाई करना और पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 6x टू द पावर 5, पावर से मल्टीप्लाई करना और पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हो जाएगा 2x। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो प्लस 0 लिखे चाहे नहीं लिखे अलग बात, एक ही बात है। दूसरे वाले का y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? dy/dx। अच्छा, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर हाफ, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसे लिख दिया एक्स टू द पावर हाफ। और ये क्या हो जाएगा? 1/√x क्या होगा? 1/√x होगा 1/x टू द पावर हाफ। ये x टू द पावर हाफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x टू द पावर माइनस हाफ। तो इसे हम क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर माइनस हाफ। स्टेप वाइज मैंने समझा दिया। रूट एक्स हो गया 1x टू द पावर हाफ और 1/√x हो गया x टू द पावर माइनस हाफ। हमें अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में एक घटा देंगे, तो 2x हो जाएगा। पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में एक घटा देंगे, प्लस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12x और पावर में एक घटा देंगे। 2x का तो कुछ नहीं करना है,
हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना, हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस हाफ। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस हाफ माइनस 1, मतलब कि x टू द पावर माइनस 3/2। ये है माइनस हाफ और ये है x टू द पावर माइनस 3/2। माइनस को प्लस, हम इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है, 2x प्लस इतना माइनस इतना, इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। और माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस हाफ ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ। 1 ये नीचे जाए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ। और एक्स टू द पावर हाफ का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर हाफ का मतलब होता है रूट एक्स, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर, ये नीचे जाए क्या हो जाएगा, माइनस पावर प्लस में बदल जाएगा। तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, तो ये हमारा y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसे dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में घटा देंगे, तो 6 × 3x², पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में घटा दिया तो 3 था, पावर 2 हो गया। यहाँ भी वही करेंगे, 4 × 3/2 x टू द पावर 3/2, मतलब पावर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो उसका तो कहानी खत्म हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 18 x² प्लस 3 × 2 = 6, और x टू द पावर हाफ को क्या लिखते हैं हम लोग, x टू द पावर हाफ लिख दो या रूट x लिख दो, एक ही बात है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होके आ गया। तो इसके अभी कम से कम मैं 10-12 क्वेश्चन और करूँगा डिफरेंशिएशन का मिनिमम, उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन पे चलेंगे और पूरा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे अच्छे से, एंड उसके बाद फिर लॉगरिथम स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू।